ताहिर साहब बार बार मायरा के कैबिन में क्यों जा रहे हैं? मिस माहम, आपका होश कहाँ है? आपको मैंने इस कंपनी में इसलिए तो नहीं रखा कि आप सुकून से बैठी रहें और बाकी के वर्कर्स ऑफिस में जगह जगह घूमते हैं, ना खुद काम करें और ना दूसरों को करने दें। मेरे ख्याल में ताहिर साहब आजकल हॉल में बैठकर काम कर रहे हैं, तो बार बार मायरा के कमरे में जाकर उनसे गप्पे हाँकने की क्या तुक बनती है? माहम कमरे में दाखिल हुई तो वो काफ़ी गुस्से से उसे देखते हुए बोला, सर वो मिस मायरा को कुछ मदद की ज़रूरत थी तो ताहिर साहब उनकी मदद करने के लिए गए थे, लेकिन सर ये लड़की मुझे लग रहा है कि बाकी वर्कर्स को डिस्टर्ब कर रही है। मेरा मतलब है कि वो खुद तो काम कर नहीं रही, बाकी के वर्कर्स को भी फजूल में अपने साथ लगाए हुए हैं। खासकर ताहिर साहब तो उनके कदमों में बैठे जा रहे हैं। वो भाग भाग कर उनकी काफ़ी मदद भी कर रहे हैं, हालांकि उनका काम सिर्फ 3 पेजेस की टाइपिंग करना था। मुझे ताहिर साहब का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। मुझे इसमें ताहिर साहब की कोई गलती नज़र नहीं आती। ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ फ्री होने की कोशिश कर रही है। बात बात पर मदद मांगने के लिए उसे ताहिर साहब भी नज़र आते हैं। लगता है जानती नहीं कि ताहिर साहब शादीशुदा होने के साथ 2 बच्चों के बाप भी हैं। शट अप माहम, ये क्या तरीका है बात करने का? आपको क्या हक पहुंचता है किसी के किरदार पर उंगली उठाने का? खबरदार, जो मायरा के खिलाफ एक भी लफ्ज़ आपने कहा, वो ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं। लगता है आप इस ऑफिस में रहते हुए अपनी पोजीशन को भूल चुकी हैं। आपको यहाँ सेक्रेटरी की जॉब पर इसलिए नहीं रखा गया कि आप दूसरी लड़कियों की किरदार कशी करती फिरें। चली जाएं यहाँ से, और आज सारा दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, वरना ये ना हो कि आपके टैलेंट को नज़रअंदाज करके मैं आपको इस नौकरी से ही फारिग कर दूँ। ये मोहल्ले वाली आंटियों वाले शौक घर जाकर पूरे करें। मेरी कंपनी में आप जैसे जाहिल सोच रखने वाले लोगों की कोई जगह नहीं। वो गुस्से से आपे से बाहर होने लगा था। बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी लड़की को शूट कर दे जो उसकी मायरा के किरदार पर उंगली उठा रही थी, वो भी ताहिर साहब की वजह से। और उस ताहिर के बच्चे को तो मैं खुद देख लूँगा। और मायरा को मदद के लिए कोई और नज़र नहीं आ रहा था। वो गुस्से से अपनी चीज़ें वहीं टेबल पर पटकते कमरे से बाहर निकला। वो उसके ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे देखने लगा, जबकि वो छोटे से कैबिन में बड़ी मुश्किल से खुद को पंखा जलाने में मसरूफ़ थी। एक सिंगल फ़ैन वाले कमरे में उसका गुजारा नामुमकिन था। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि ऑफिस में इस तरह का कैबिन दिया जाएगा उसे। इस वक्त मेरे मुँह लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और ना ही मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत है। जाएँ यहाँ से। वो उसे देखते फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। उसका अंदाज बहुत बदतमीज़ी वाला था। मैं यहाँ तुम्हारे मुंह लगने के लिए नहीं आया, और ना ही मुझे तुम्हारा दिमाग ख़राब करने का शौक़ है। अगर काम हो गया तो मेरे ऑफिस में लेकर आओ। सारा दिन बैठकर मैं तुम्हारे मूड का इंतज़ार नहीं कर सकता। और ताहिर साहब से मदद लेने से बेहतर है कि माँ मैं उससे मदद लो, वो भी तुम्हें बेहतर गाइड कर सकती है। या यहाँ ऑफिस में और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं। ताहिर साहब एक फ्लर्ट इंसान है, बेहतर है कि उससे दूरी बनाकर रखो। और वो भी उसी के अंदाज में जवाब देता दरवाज़ा पटकते बाहर निकल गया। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और ना ही वो कैबिन से बाहर निकली थी। वो सीसीटीवी कैमरा में उसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से देख रहा था। उसका लंच टाइम में बाहर ना भी जाना उसने नोट कर लिया था। बस उसे अपनी बीवी की फिक्र हो गई थी, लेकिन उसकी बीवी का गुस्सा तो हमेशा की तरह नाक पर था, और नखरा भी। और ऑफिस में वो उसका गुस्सा और नखरा उठाने के मूड में हरगिज़ नहीं था। लेकिन हाँ, ये नखरे वो घर पर दिखाती तो वो बखुशी उठा सकता था, लेकिन घर में तो उसके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते थे। उसे सीसीटीवी कैमरा में उसे सीसीटीवी कैमरा में उठकर अपने कैबिन की तरफ आते देख वो सीधा हुआ था। वो दरवाज़ा नॉक करते अंदर आने लगी। एक तो उसे इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी, ऊपर से ये आदमी उससे इस तरह से बात कर रहा था। उसका रवैया उसे न जाने क्यों तकलीफ़ दे गया था। वो उसकी किसी बात को दिल पर नहीं लेती थी, लेकिन अब उसका अचानक से बदला हुआ अंदाज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कहाँ वो उसे रात तक मोहब्बत लुटा रहा था उस पर, और कहाँ अब सिरे से अपनी नज़रें ही बदल गया था। उसका सख्त और सर्द रवैया उसकी आंखों में पानी ले आया था। अपनी आंखों को रगड़ते उसने धुंधलाई आंखों से फाइल को देखा था। वो किसी बात को दिल पर लेती ही नहीं थी, और ना ही कभी किसी बात का बुरा मनाती थी। लेकिन अब न जाने क्यों वारिक का अचानक बदला हुआ अंदाज उसकी आंखों में आंसू ले आया था। शायद उसे वारिक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो उसकी बीवी बनकर ऑफिस में नहीं रहना चाहती थी। उनका मतलब ये तो नहीं था कि वारिक भी अपने अंदाज बदल ले। वो कैसे भूल गया था कि वो उसकी बीवी है। वो उसके साथ इतना सर्द और रूखा रवैया नहीं रख सकता था।
अपनी थोड़ी देर पहले वाली बदतमीज़ी भुलाकर वो उसकी गलतियां तलाश करने लगी। मायरा ने फ़ाइल लाकर उसकी टेबल पर सामने रख दी, जिसे इग्नोर करते वो अपने काम में मसरूफ़ रहा। उसका इस तरह अपने काम को इग्नोर करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक वो सुबह से उससे इतने नखरे दिखा रहा था और ऊपर से अब उसका काम भी ठीक से नहीं देख रहा था। आप मेहरबानी करके मेरे काम को चेक करेंगे पहले, वो बहुत गुस्से से बोली। वारिक ने उंगली के इशारे से उसे चुप करवाया और फिर से अपनी फ़ाइल पर नज़रें दौड़ाने लगा। मायरा को उस पर शदीद गुस्सा आया तो वो पैर पटक कर वहाँ से बाहर जाने लगी। बैठ जाओ मायरा, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। उसे बाहर जाते देखकर उसने टोका था। वो गुस्से से उसे घूरती पलटी और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। इस तरह से नज़रअंदाज वो कैसे कर सकता था उसे। अगले 5 मिनट में भी वो अपनी फ़ाइल में मसरूफ़ रहा, जब अचानक एक पियन अंदर दाखिल हुआ। उसके सामने कुछ रखने लगा। तुम खाना खाओ, तब तक मैं ये चेक कर लेता हूँ, वो पिज़्ज़ा की तरफ इशारा करते बोला। जबकि मायरा पहले इनकार करने का इरादा रखती थी, फिर उसके पेट के चूहों ने इनकार करने की इजाज़त नहीं दी। ऊपर से गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, वो इनकार कर ही नहीं सकी। और फिर कहीं ना कहीं उसके खाने के लिए कुछ मंगवा लिया था वारिक ने। वारिक की फ़िक्र को जाहिर कर रहा था ये सब कुछ, और उसे अपनी फ़िक्र करते देख उसे अच्छा लगा था। उसने भी आराम से प्लेट अपनी तरफ खिसकाई और मज़े लेकर खाना शुरू किया। तुम मुझे भी ऑफ़र कर सकती हो, मैंने भी लंच नहीं किया, वो फ़ाइल बंद करते हुए उससे कहने लगा। तो कर लेते ना लंच, मैंने मना तो नहीं किया था, वो उकताए हुए अंदाज में कहती दूसरा पीस उठाने लगी। जब वारिक उसकी तेज़ी को हैरानगी से देख रहा था, वो सच में उस वक्त बहुत वो बस उसे देखे जा रहा था, जबकि वो सुकून से बिना शर्माए खा रही थी। जब अचानक नज़र उसके चेहरे की मुस्कुराहट पर गए और फिर जैसे अगले ही लम्हे फंदा सा अटक गया था गले में। उसके अचानक खांसने पर वारिक बेकरारी से पानी का ग्लास उसके लबों से लगा चुका था और उसके करीब आते उसकी पीठ थपथपाने लगा। दूर रहें, हाथ मत लगाएं, जहर लग रहे हैं मुझे इस वक्त। आपको मेरी कितनी फिक्र है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये झूठे दिखावे करने की ज़रूरत नहीं। सुबह से मैंने आपके ऑफिस के हज़ारों चक्कर लगाए, उस महम की इतनी घटिया बातें सुनी, ताहिर की फजूल नज़रें बर्दाश्त की, और फिर आप आकर मुझे ही बातें सुनाते हैं। पहला दिन था आज ऑफिस में, मुझे इतनी ज़्यादा आपकी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन आपने मुझे इग्नोर किया, और अब आप यहाँ बैठे भी मुझे इग्नोर ही कर रहे हैं। और अब ज़रा सी खांसी होने पर आपको मेरी फ़िक्र लग गई। बस करें वारिक साहब, कितना दिखावा करेंगे, आप थकते नहीं आप ये सब कुछ करके? हाँ, वो गुस्से से जैसे फट पड़ी थी, जबकि वारिक को तो बस उसका गुस्सा देखकर हैरानगी हो रही थी। मुझे नहीं खाना कुछ भी, आप ही खाएं। वो वहीं पर पिज़्ज़ा पटकते उठकर बाहर निकल गई। वारिक ने उसकी आंखों में तैरते पानी को देखा था। उसका सारा सुकून बेचैनी में बदल गया। वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? ऐसा भी क्या हो गया था जिससे उसने बैठकर रोना शुरू कर दिया था? इतनी बहादुर लड़की, उसकी ज़रा सी इग्नोरेंस पर तो रोने से रही थी। कुछ तो ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। वो बेचैनी से कमरे से निकलता उसके ऑफिस आया, जहां वो टेबल पर बाजू में अपना सर छुपाए रोए जा रही थी। बेचैनी में वारिक का तो जैसे दिल ही धड़कना भूल गया था। उसका रोना उसे बुरी तरह से बेचैनी में मुब्तला कर गया था। उसके आंसू तो वो वैसे भी बचपन से ही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब तो वो उसकी जान से अजीज हस्ती बन चुकी थी। अब कैसे उसकी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता वो? मैं कब से आपके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दोस्त आया हुआ है, आप उसे मिलेंगे ना? वो खाना खा रहा है टेबल के नीचे छुपकर। उसने आते ही उसे खबर सुनाई थी। पहले तो उसके मुंह से मेरी दोस्त की बजाय मेरा दोस्त सुनकर उसे कुछ अजीब लगा। फिर वो टेबल के नीचे छुपकर खाना क्यों खा रहा था उसे समझ नहीं आया। तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसने तो उसे लड़कों से बात करने से भी मना कर रखा था, और यहाँ वो किसी लड़के को दोस्त बनाकर घर भी ले आई थी। हाँ, वो लड़का है, मैंने आपको बता दिया ना। चले आए, हम सब साथ में खाना खाएंगे। उसे कहे ना कि टेबल से बाहर निकले। वो टेबल के नीचे की तरफ इशारा करते कहने लगी तो ताशफैन ने हाँ में सर हिलाते हुए ज़मीन पर बैठकर टेबल के नीचे झांका, जहाँ वो लेग पीस मुंह में लिए बस अपनी शामत का इंतज़ार कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं बदर खान? बदर खान ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मूसा खान का सगा भाई है। मूसा खान उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। वो भला अपने ही भाई को मारने की साजिश क्यों करेगा? इब्राहिम उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर आज 2 हफ्तों के बाद वो उससे रब्ता करने में कामयाब हो ही गए थे। जी जनाब, यही हकीकत है। दौलत के सामने रिश्ते नाते कहीं नज़र नहीं आते, और यहाँ भी यही मामला है। बदर खान ने मूसा खान की जायदाद हथियाने के लिए उसके कत्ल की साजिश की है। एसपी साहब, मूसा खान मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त था।
एसपी साहब, मूसा खान मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त था। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि बदर खान ने ऐसी कोई हरकत की है। रिश्तों के साथ खिलवाड़ करके उसने अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दी है। उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बहुत जल्द वापस पाकिस्तान आने की कोशिश करता हूँ। वो बहुत दुख से बोल रहा था। यकीन करना मुमकिन ही नहीं था कि सगा भाई अपने भाई का दुश्मन निकलेगा, और अपने ही भाई के कत्ल की साजिश में उसने दो और मासूम जानों को भी उसने दो और मासूम भाइयों की भी जान ले ली थी। वो उस वक्त रूपोश हो चुका है। कहाँ गया है कुछ कहना मुमकिन नहीं, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हम आपको जल्द एक अच्छी खबर सुनाएंगे। उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया, जबकि इब्राहिम को आज ही पता चला कि मिन्सा भाभी अपनी इद्दत पूरी करके और जबकि इब्राहिम को आज ही पता चला था कि मिन्सा भाभी अपनी इद्दत पूरी करके जल्द से जल्द मायरा को लेकर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाना चाहती हैं, और उनके लिए बेहतर भी यही था। मायरा, क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो इस तरह से? मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? वो उसके कैबिन में दाखिल होते हुए उसकी कुर्सी का रुख अपनी तरफ करते बोला। उसके चेहरे को हाथों में लेकर वो पूछने लगा। उसकी आंखों की सुर्खी साफ बता रही थी कि वो काफ़ी रो चुकी है और अब भी वो मज़ीद रोने का इरादा रखती है। लेकिन वारिक उसे ऐसे रोने कैसे दे सकता था? उसके आंसुओं में तो उसका दिल डूबने लगता था। आपको क्या परवाह है मेरे आंसुओं की या मेरे रोने की? आप जाइए, जाकर अपने एसी में बैठकर अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए और मुझे इग्नोर कीजिए। यही करना है ना आपने? तो फिर मेरे पीछे क्यों आए? शायद आप भूल गए हैं कि मैं आपके ऑफिस के एक मामूली से एम्प्लॉय हूँ, जिसके वक्त पर काम ना करने पर आप उसे डांटेंगे, गुस्सा करेंगे और बेइज्जत करेंगे, है ना? यही औकात है ना मेरी आपके इस ऑफिस में? मैं तो मुंह उठाकर आपके ऑफिस के अंदर आ सकती हूँ और ना ही आपसे बात कर सकती हूँ, वरना लोग मुझे बदकिरदार समझने लगते हैं। लेकिन आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है मेरे आंसुओं से? मैं जीऊँ या मरूँ, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो उसे पीछे धकेलते कम आवाज़ में बोल रही थी, क्योंकि इतनी सीरियस कंडीशन में भी उसे इस बात का एहसास था कि वो उस वक्त ऑफिस में बैठी है और उनके दरमियान रिश्ते को वो किसी की नज़रों में नहीं आने देना चाहती थी। मायरा, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे नज़दीक मौत को भी नहीं फटकने दूंगा मैं। मुझे जीना है, सिर्फ जीना है। मेरे साथ एक खुशियों भरी ज़िंदगी को जीना है। तुम मुझे बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या माहम ने तुम्हें कुछ कहा है? क्या उसकी बातों से हर्ट हुई हो? मैं खुद उससे बात करूंगा। इस तरह से रोने की कोई बहुत बड़ी वजह होगी, वो बेचैनी से पूछ रहा था। लेकिन मायरा तो उसे कोई जवाब देने के मूड में ही नहीं थी। आदत है मुझे फजूल में रोने की, बात बात पर आंसू बहाने की। अब बराए मेहरबानी जान छोड़े मेरी। 3 बजे से पहले मुझे मेरे बॉस को ये फ़ाइल देनी है, जो बहुत ज़रूरी है। अरे भाड़ में गई ये फ़ाइल। तुम्हें गर्मी लग रही है यहाँ? मैं अभी एसी का इंतज़ाम करवाता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन दिनों में सारे वर्कर्स बाहर हॉल में काम करते हैं और हर वर्कर के कैबिन में एसी का इंतज़ाम किया गया है। और इस वर्क और इस ऑफिस के हर वर्कर के कैबिन में एसी का इंतज़ाम किया गया, बस इसी ऑफिस में नहीं है। और मैंने मिस माम को तुम्हें सिर्फ ऑफिस दिखाने के लिए कहा था, यहाँ पर बैठकर काम करने के लिए तो नहीं। तुमसे पहले जो यहाँ पर टाइपिंग मास्टर काम करते थे ना, उन्हें एसी से प्रॉब्लम थी, वो अक्सर बीमार हो जाया करते थे। उसकी वजह से इसलिए इनके इस वजह से उनके लिए अलग कैबिन बनवाया गया था, लेकिन अब वो काम से छुट्टी ले चुके हैं। शायद इसीलिए तुम्हें ये कमरा दिया गया कि हाई कैपेसिटी प्रिंटर सिर्फ इसी रूम में है। मैं अभी इसी कमरे में तुम्हारे लिए इसी का इंतज़ाम करवा दूंगा। वो बस कैसे भी उसका मसला जानने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्या मैं आपकी बीवी लगती हूँ जो आप मेरे लिए इस कमरे में एसी का इंतज़ाम करवा कर मुझ पर बातें बनवाएंगे? क्या साबित करना चाहते हैं आप कि मैं आपके साथ फ्लर्ट करके आपको फंसा कर आपके साथ अफेयर चला रही हूँ, जो आप मुझ पर इतनी करम नवाजियाँ करेंगे? मायरा, ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बीवी हो मेरी, और मैं बस एक ही मिनट में किसी का मुंह खोलने से पहले बंद करवा सकता हूँ। वो यकीन दिला रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी करम नवाजी की। मुझे पूरी दुनिया में अगर नशर करवाना ही होता ना, कि मैं आपके साथ भी आ सकती थी सुबह उसके लिए, लेकिन मैं यहाँ इस ऑफिस में अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ, अपने टैलेंट से कुछ करना चाहती हूँ। अगर मुझे गर्मी लगती ना, तो मैं बाहर हॉल में जाकर भी सब लोगों के साथ काम कर सकती हूँ। आप जाकर बैठें अपने एसी वाले कमरों में। वो फजूल बहस किए जा रही थी, जबकि वारिक अब तक उसके रोने की असल वजह को जानने की कोशिश में ही हलकान हो रहा था। हाँ, तो ये सब तो मैं भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं, लेकिन इस सब में तुम्हारे रोने की वजह मुझे समझ नहीं आई। वो अब तक अपनी बात पर अटका हुआ था। उसे कैसे भी बस उसके आंसुओं की वजह जाननी थी। वो एक कॉन्फिडेंट लड़की थी। अगर कोई उसके साथ फ्लर्ट करता तो वो सामने वाले का मुंह तोड़ सकती थी। अगर कोई उसे बातें सुनाते तो उसका मुंह बंद करने की हिम्मत रखती थी। शायद उससे ये काम नहीं हो रहा था। अगर ऐसा होता तो वो काम को छोड़ देती, अपने सर पर कोई मुसीबत नहीं डालती थी वो। लेकिन उसके रोने के पीछे कोई बड़ी
बड़ी वजह थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। आपने मुझे इग्नोर किया, मुझे डांटा, फजूल में बेइज्जत किया, इसलिए रोना आ गया। वो बड़ी सच्चाई से बोली, जबकि वारिक हैरानगी से उसे देख रहा था। उसके लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं था कि उसके इग्नोर करने पर वो बैठकर आंसू बहा रही थी, जबकि उसके देखने पर अब वो नज़रें झुकाए अपनी उंगलियां चटखाने में मसरूफ़ थी। वो इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही थी, वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन वारिक को सचमुच में हैरान कर गई थी वो। ये कौन सा तरीका है खाना खाने का? बाहर निकलो, उसने गुस्से से डैनी को देखते हुए कहा, और उठकर खड़ा होता हुआ उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। वो ऐसे ही एक लेग पीस मुंह में लिए प्लेट को हाथों में पकड़े बाहर निकल आया। यह है तुम्हारा दोस्त जो कि आज हमारे घर पर डिनर पर आने वाला था, जो हमारे घर पर आज डिनर पर इनवाइटेड है? वो उसके मुंह से लेग पीस अपने हाथों से निकालता प्लेट में रखते तनाव से मुखातिब हुआ। हाँ, यही है मेरा दोस्त, इसका नाम डैनी है। वैसे आप तो इसको जानते ही हैं, क्योंकि ये सिर्फ डैनी ही नहीं, हमारी फुफ्फो का बेटा दानियाल भी है। मेरे कॉलेज में मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बहुत ख्याल रखता है। सलाम तो बोलो ना डैनी। वो डैनी का हाथ हिलाते हुए कहने लगी, जो कि अभी भी सहमी नज़रों से उसे देख रहा था। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, ये लड़की मुझे ज़बरदस्ती इस घर में लाई है। मतलब इसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ इनवाइट किया है आने के लिए। मैं तो आना ही नहीं चाहता था। ये तो मुझसे सारी ज़िंदगी के लिए नाता ही तोड़ लेना चाहती थी, वरना मैं मजबूर होकर यहाँ आया हूँ, वरना आपको तो पता है मैं आपके सामने कभी भी नहीं आता। वो बड़ी मासूमियत से बोल रहा था, जबकि उसके अंदाज पर ताशफैन के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो डैनी को अहमियत नहीं देता था, सबकी तरह उसे भी इग्नोर करता था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपने दिल में उसके लिए कोई बुरी सोच नहीं रखता था। वो हमेशा उसके लिए छोटे भाइयों जैसा ही था। खाना खिलाने के बाद इसे अच्छी सी चाय पिलाकर भेजना, तनावुश मैं भी आराम करना चाहता हूँ, खूब इंजॉय करना आज का ये डिनर। वो डैनी का गाल थपथपाते हुए अंदर कदम बढ़ा चुका था, जबकि उसके जाते ही डैनी ने सुकून का सांस लिया था। देखा कितने अच्छे हैं ताशमैन, तुम तो बेकार में इतना डर रहे थे। कितने प्यार से बात की उन्होंने तुम्हारे साथ। वो अपने लिए खाना निकालते हुए उससे कहने लगी, जबकि डैनी भी हैरान होने के साथ साथ काफ़ी खुश भी था। मायरा नज़रें झुकाए अपने नाखूनों को घूर रही थी, जबकि वो कंफ्यूज सा उसे देख रहा था। उसने उसे इग्नोर किया था, उसके हिसाब से तो अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें डांटा? उसने सवाल पूछा तो उसने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। और ये सब कुछ कब हुआ? वो पूछे बिना नहीं रह सका। वारेक, मेरा इस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं आपके मुंह लगने का। वैसे ही आप रात से मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी कर चुके हैं। उसे अचानक ही कल रात का रोना याद आया। वारिक ने गुस्से से मुठियाँ भींची। वो ज़रा लाइन पर आया तो उसने भी बड़े ही सुकून से उसे रात की बात याद करवाई। कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सरासर हमारा पर्सनल और घरेलू मैटर है, और मुंह तो तुम्हें लगना पड़ेगा, यहाँ भी और वहाँ भी। वो उसका बाजू पकड़कर एक ही लम्हे में अपने करीब कर चुका था उसे। वो टूटी हुई डाल की तरह उसके सीने से जा लगी थी। और जहाँ तक बात है रात की, तो वो बदतमीजी नहीं, मेरा हक था। और उस वक्त हम घर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात होगी तुम्हारे और मेरे बारे में, बल्कि बॉस और एम्प्लॉय के बारे में। और एक और बात, क्या तुमने मुझे मेरे नाम से पुकार कर पूरे ऑफिस में नशर करवाना है कि तुम मेरी बीवी हो? नहीं ना? तो अब मुझे सर कहकर पुकारना। उसने अपनी बात मुकम्मल करते उसे खुद से लगाया। मायरा को हरगिज़ ऐसी उम्मीद ना थी। वो तो उसकी तरफ से किसी सॉरी का इंतज़ार कर रही थी। उसके अंदाज में शिद्दत थी। मेरे ऑफिस में आते हुए ना ये चिपचिपा जो होंठों पे लगाया है, सारा उतार कर आना। वो ऑर्डर झाड़ते बदमज़ा होते उसके कैबिन का दरवाज़ा खोलने लगा। ओह हेलो, मैं क्यों आऊँगी आपके ऑफिस में? वो उल्टा उससे सवाल करने लगी। मेरा दिमाग ख़राब है जो बार बार आकर अपनी लिपस्टिक ख़राब करवाऊँ आपके ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर? वो बेलगाम बोली, जबकि अपनी बात पर अब वो थोड़ी सी शर्मिंदा भी हो गई थी। अपनी टट्टर चलती ज़ुबान को उसने कोस डाला। नहीं जाने मन, तुम मेरे ऑफिस में लिपस्टिक ख़राब करने के लिए नहीं आओगी, बल्कि ये काम मैं बहुत खुद शौक से कर लूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये फ़ाइल तो देने के लिए आओगी ना? वो क्या है, तुम्हारे बॉस को 3 बजे से पहले इस फाइल की ज़रूरत है, और ये देने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें बुलाऊँगा। तुम ये लिपस्टिक होंठों से हटाकर आना। तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि मेरी इस मिल्कियत को फ़जूल चीज़ों से रंग दो। तुम्हारे लबों पर सिर्फ एक ही रंग जचता है, और वो मेरी शिद्दतों का है। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी शिद्दतों से इन्हें खुद ही गुलाल कर दूंगा। ये फ़जूल का खर्चा मत करो, तुम्हारी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये सब अफोर्ड कर सको। वो बेबाक अंदाज में कहता उसे अपने ऑफिस बुलाने का रीज़न देता, मुस्कुराते हुए बाहर निकला, जबकि उसके साथ साथ मायरा के लबों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आई। आ गए जनाब लाइन पर, इनकी बोसगिरी तो मैं निकालूंगी। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए अपने
लाल गालों पर हाथ फेरती फाइल निकालने लगी। उसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट बेहद हसीन थी। उस वक्त वो इतनी खुश क्यों थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन वारिक का उसकी परवाह करना, उसका ख्याल रखना, उसके बारे में सोचकर परेशान होना उसे अच्छा लगता था। शायद वो उसके इसी अंदाज की आदी थी। उसका गुस्सा, उसका डांटना, नाराज़ होना, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लैपटॉप पर उंगलियां चलाती वो गुनगुना रही थी। उसका दिल अंदर से बहुत खुश था, लेकिन फिर कुछ अचानक याद आने पर उसके लब सिमट गए। उसके चेहरे पर खिलने वाली शरारती रंग मुरझाने लगे। नहीं, वो बहक तो नहीं सकती थी। वो यहाँ अपने बाप की मौत का इंतकाम लेने आई थी, किसी से मोहब्बत करने नहीं, किसी की चाहतों के गुलाब अपने चेहरे पर खिलाने के लिए नहीं। हाँ, यहाँ पर वो एक मकसद के लिए आई थी, अपने बाप की जायदाद को हासिल करने के लिए, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के लिए नहीं। लेकिन वो जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। जो वो कभी नहीं करना चाहती थी वो कर चुकी है। वो वारिक इब्राहिम से मोहब्बत कर चुकी है। उसका गुस्सा करना, उसका डांटना, उसका इग्नोर करना, उसका नज़र फेर लेना उसके चेहरे के सारे रंग निचोड़ लेता था। उसकी नाराज़गी का सोचकर उसका दिल धड़कना भूल जाता था। उसका दिल गलत कर चुका था, बहुत गलत। उसका दिल वारिक इब्राहिम की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था, जहाँ से वापसी अब मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन उसे वापस आना था, उसे इन उलझनों में नहीं उलझना था किसी भी तरह से करके।